नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम छायावादोत्तर के प्रश्नों को लेने वाले हैं जो कि वस्तुनिष्ठ रूप से आपके सामने दिख रहे हैं। और इसके पहले शुरू करूं वीडियो, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने जो क्लासेस दी हैं उनमें हमने पूरे हिंदी साहित्य इतिहास को अभी तक के जितना भी जो भी क्रम चल रहा था उसके आधार पर इस समाधान सीरीज के अंतर्गत लिया है। और इसके पहले जो छायावाद के क्वेश्चन रहे हैं या छायावादोत्तर के रहे हैं उन सभी पुरानी वीडियोज़ के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप पहले से हमारे व्यूअर्स हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। साथ में उम्मीद करूंगी कि ज़रूर आप लाइक करके ही जाएंगे। चलिए हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो आज का 31 नंबर का प्रश्न है, यानी कि इसके पहले के 30 प्रश्न पिछली वीडियो में आपको मिलेंगे। दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? कौन सी कृति है जो भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है दिनकर की ये कृति? तो ये कृति है कुरुक्षेत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चारों ऑप्शन आप देख लें, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, में से कोई नहीं है तो इसमें कुरुक्षेत्र जो है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आत्मा की आँखें, हारे को हरिनाम, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी दिनकर, सी बच्चन, डी वियोगी हरि। इन चारों में से सही ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन, यानी कि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है धूप और धुआं, दिल्ली, समर शेष है, ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं जो ऑप्शन हैं इनमें से दिनकर की ही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि दिनकर का ही क्रम चल रहा है तो उन्हीं के आधार पर सारी रचनाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है किस रचना के आधार पर दिनकर जी राष्ट्रकवि कहलाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस रचना के आधार पर दिनकर जी राष्ट्रकवि कहलाए? प्रणभंग, समर शेष है, रेणुका, दिल्ली, इनमें से कौन सी रचना जिसके आधार पर इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? तो ये रचना जो है वो है सी ऑप्शन, रेणुका। अगला प्रश्न है दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ऑप्शन है ए हुंकार, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, डी रश्मिरथी। पीजीटी परीक्षा 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आधुनिक युग की गीता दिनकर की किस कृति को कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुरुक्षेत्र, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दिनकर की काव्य रचना नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? ए त्रिधारा, बी कुरुक्षेत्र, सी हुंकार, डी उर्वशी। तो जब भी नहीं वाला प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ पर जाना चाहिए कि ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है त्रिधारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचनाकार हैं? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचनाकार इनमें से कौन है? ए दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी तुलसीदास, डी वियोगी हरि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए दिनकर। अगला प्रश्न है विद्वानों ने दिनकर की किस रचना को कामाध्यात्म का ग्रंथ कहा है? कामाध्यात्म का ग्रंथ कहा है? ए कुरुक्षेत्र, बी रेणुका, सी रसवंती, डी उर्वशी। इनमें से किस रचना को कामाध्यात्म का ग्रंथ कहा गया है? तो ये ग्रंथ है डी ऑप्शन, यानी कि उर्वशी। अगला प्रश्न है किस कवि को समय का सूर्य कहा जाता है? समय का सूर्य कहा जाता है? ए बालकृष्ण शर्मा, बी दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी भगवती चरण वर्मा। तो इनमें से किसे समय का सूर्य कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो है दिनकर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से दिनकर को क्या नहीं कहा जाता? ऊपर जो प्रश्न हमने देखा उसमें उनको समय का सूर्य कहा जाता है, और आगे का जो प्रश्न है इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो उनको कहे जाते हैं और चौथा एक जो कि नहीं है उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। तो सही उत्तर हम लेंगे। इसमें सही उत्तर है धैर्य का कवि, डी ऑप्शन। ये वाला जो है ये इनको नहीं कहा जाता है, बाकी सभी कहे जाते हैं। आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है, धैर्य का कवि इनको नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है
स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। स्वानों को मिलता दूध भात पंक्ति किस राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि की है? तो जैसा कि आपको बता दें कि आप जो ये अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी छायावादोत्तर युग और साथ में उसके समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंध रखते हैं। तो प्रणय मूलक काव्यधारा भी इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हम लेंगे, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा, दिनकर निराला। इनमें से ये सही उत्तर जो है वो है सी ऑप्शन, दिनकर की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से पंक्ति दिनकर की किस रचना से ली गई है? ए रसवंती, बी उर्वशी, सी रेणुका, डी हुंकार। सही ऑप्शन है यहाँ पर बी उर्वशी। उर्वशी से ये पंक्ति ली गई है, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता, झरना, दूध बतासा ये रचनाएं किसकी हैं? वासवदत्ता, झरना, दूध बतासा ये रचनाएं ए श्याम नारायण पांडे, बी दिनकर, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। इनमें से किसकी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए श्याम नारायण पांडे। झरना रचना आपने जयशंकर प्रसाद की भी पढ़ी है और यहाँ पर काव्य जो मिल रहा है ये श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी काव्यधारा से संबंधित है जो आप ऊपर के प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी किसका महाकाव्य है? हल्दी घाटी ए सोहनलाल द्विवेदी, बी श्याम नारायण पांडे, सी भगवती चरण वर्मा, डी राम कुमार वर्मा। इनमें से जो सही उत्तर है वो किसका, मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें बी है श्याम नारायण पांडे, यानी कि हल्दी घाटी महाकाव्य जो है इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, त्रेता के दो वीर खंडकाव्य का परिवर्धित संस्करण बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये रचना जो थी त्रेता के दो वीर खंडकाव्य, इसका बाद में किसी अन्य नाम से प्रकाशन हुआ है और इसमें जो त्रेता युग के दो वीर थे मेघनाद और लक्ष्मण, इनका वर्णन है और ये रचना श्याम नारायण पांडे की है। तो इसके बारे में यहाँ जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि इसका जो बाद में प्रकाशन हुआ वो किस नाम से हुआ? ए माधव, बी तुमुल, सी जौहर, डी आंसू के कण। तो इसका जो नामकरण बाद में हुआ है वो हुआ है तुमुल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बता दें इस खंड काव्य में मेघनाद और लक्ष्मण का वर्णन है जो कि त्रेता युग के दो वीर माने जाते हैं, जिसके ऊपर श्याम नारायण पांडे ने ये रचना की है। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके रचनाकार कौन है इन पंक्तियों के? ए श्याम नारायण पांडे, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी सियाराम सरल गुप्त, डी श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इसमें से जो सही उत्तर है वो है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इन पंक्ति के पंक्तिकार श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो पंक्ति है यानी कि जो ये राष्ट्रगीत है, देशभक्ति गीत है, पहली बार कब गाया गया था? ए 1912 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1926 ईस्वी। तो ये कब और कैसे गाया गया था, मतलब किस सन में गाया गया था? इसका जो सही इसका जो सही वर्ष है वो है, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक करना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास आंसर है उसमें 1924 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको डाउट में नहीं रखना चाहती, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हम अगले वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इसको हम बता दें कि ये जो जवाहरलाल नेहरू ने कानपुर के फूल बाग में इसका सामूहिक गान करवाया था, पहली बार ये कब हुआ? 1924 या 25 में, मुझे कन्फ्यूजन है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस पर बात नहीं करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेती हूँ और ये क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। अगला है, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? ए दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, डी भगवती चरण वर्मा। तो ये किसने किया है? ये किया है हरिवंश राय बच्चन ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए प्रयोगवाद, बी प्रपत्तिवाद, सी नई कविता, डी हालावाद।
इनमें से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, किस वाद के प्रवर्तक? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है हालावाद, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय काव्य पंक्तियों की रचनाकार कौन है? ए श्याम नारायण पांडे, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी भगवती चरण वर्मा। इनमें से सही ऑप्शन पहचानना है। सही ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम इसको ले चुके हैं, तो यहाँ पर बिना समय गंवाए इसका सही उत्तर लेते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, बच्चन जी का जन्म स्थान क्या है? ए काशी, बी कानपुर, सी भुवनेश्वर, डी इलाहाबाद। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन लेंगे सीधे डी इलाहाबाद, प्रयाग जिसको कहते हैं, तो इसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है और ये हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं सी ऑप्शन यानी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या है? निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो इसका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो है 1938, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? ए सोडा हंस, बी जाल समेटा, सी चार खेमे 64 खूटे, डी प्रेम संगीत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हम उसको लेंगे। यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि प्रेम संगीत। प्रेम संगीत रचना जो है वो हरिवंश बच्चन की नहीं है, बल्कि ये है भगवती चरण वर्मा की। तो ये रचना जो है प्रेम संगीत इनका नहीं है, और बाकी सभी इनकी रचना है, सोडा हंस, जाल समेटा, चार खेमे 64 खूटे। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति के कवि कौन कहे जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, बी श्याम नारायण पांडे, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनमें से कौन कहे जाते हैं? तो ये आत्मानुभूति के कवि का प्रश्न जो है ये किसके लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, छई रोमांस का कवि, छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी हरिवंश राय बच्चन, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चन जी को, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम संगीत, मधुकड़ किस कवि की रचनाएं हैं? प्रेम संगीत, मधुकड़ ए बच्चन, बी भगवती चरण वर्मा, सी आर.सी. प्रसाद सिंह, डी नरेंद्र शर्मा। इनमें से ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये हैं भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले पंक्ति के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध हुआ? ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं और इन पंक्तियों के कारण वो कवि भी प्रसिद्ध हुआ है, तो उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या है? ए दिनकर, बी धूमिल, सी नरेंद्र शर्मा, डी भगवती चरण वर्मा। और मुझे उम्मीद है आपने ये पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी, इनके पंक्तिकार भी आपको अच्छे से पता होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चार ऑप्शन को देख करके उसमें कहीं उलझ से जाते हैं कि हाँ इसमें से नरेंद्र शर्मा भी हैं, धूमिल भी हैं, ये सभी इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर किसी भी डाउट में ना रहें, जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रा सा भी, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको लेना चाहिए। अगर वीडियो जल्दी हो रही है तो उसको पॉज कर लें और फिर अच्छे से सोच लें और फिर उसके कमेंट को लिखें, यानी उसके सही आंसर को लिखें। फिलहाल इसका सही आंसर लेते हैं डी ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, चली आ रही भैंसा गाड़ी भगवती चरण वर्मा के किस संग्रह में संग्रहित है? ए एक दिन, बी रंगों से मोह, सी प्रेम संगीत, डी मानव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मानव, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर चली आ रही भैंसा गाड़ी ये मानव संग्रह में संग्रहित है, जो कि भगवती चरण वर्मा का काव्य है, जो प्रगतिवाद से प्रभावित रचना है। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो छायावादोत्तर युग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम इसके जो प्रगतिवाद के लक्षण थे कविताओं के, वो इस रचना में देखने को मिलने लगे थे। प्रगतिवाद से प्रभावित रचना है, ठीक है। तो ये जो है चली आ रही भैंसा गाड़ी ये मानव संग्रह में संग्रहित है। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल की क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही।
और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, मित्र मंडली में शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन हम 9 बजे रात को फिर से उपस्थित होंगे अगले प्रश्नों के साथ, और क्लास को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और किसी भी टॉपिक पर जो भी आपको वीडियो मतलब जो भी अभी तक ये सीरीज चल रही है, इसमें किसी भी टॉपिक पर कोई भी तरह का कोई डाउट हो जो कि आपने पिछली वीडियोस देखी हो, तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि उनका समाधान किया जा सके। जैसा कि सीरीज का ही नाम हमने रखा है समाधान सीरीज, ठीक है। तो इसमें हम 7000 प्रश्नों को लगभग लेने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम आधुनिक काल के छायावादोत्तर युग पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले की वीडियोस सारी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक के आपने नहीं देखी ज़रूर देखें, और उसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, किस पॉइंट से मतलब किस टाइप से किस तरह से आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसका मोटिवेशन भी दिया गया है। 2-3 वीडियो उसकी भी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। साथ में मैं ज़रूर आप लोगों का आभार व्यक्त करूँगी। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सॉन्ग था बंदिया रे बंदिया, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था, और उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाई थी जो कि मेरी रियल स्टोरी है, और उससे मुझे काफ़ी लोगों ने सराहा, मतलब काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ की कि हाँ ये ज़रूरी था डालना। और कभी कभी होता क्या है कि हम जिनसे कुछ पढ़ रहे होते हैं, जिनसे कुछ सीख रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी से जो अनुभव होते हैं अगर वो हमको मिल जाते हैं, समझ लीजिए वो विरासत में मिल गए या एक वो प्लस पॉइंट हो गए। तो इसी सब को सोच करके मैंने ये बनाना ज़रूरी समझा, और आप लोगों ने उसको भरपूर प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे भी उस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो वीडियो मतलब जो कि काफ़ी मोटिवेटिव है, काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। और घर में बैठी हाउसवाइफ जो ये सोचती है हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं, बहुत देर हो गई, हमारी उम्र बड़ी हो गई, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेरणा तो ज़रूर मिलती होगी। अगर मेरी वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी टच हो तो ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उसको ज़रूर शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों तक वो पहुँचे, और काफ़ी लोगों का जो एक उलझा सा मन रहता है उससे दूर निकलने, उससे आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को पाने की जो एक तड़प होती है वो जग उठे, और उससे लोग जो है कुछ ना कुछ करना चाहें। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी कोई ऐसी मैंने कोई मोटिवेशनल स्टोरी डाल दी, लेकिन हाँ वो मेरी लाइफ की रियल स्टोरी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उसे आप लोग उन लोगों तक साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपने स्टेटस पे लगाना, या किसी ग्रुप जिस ग्रुप में मतलब कोई पाबंदी ना हो कि नहीं आप नहीं डाल सकते ऐसा कुछ, उसमें भी शेयर कर सकते हैं। बाकी लोग उनको क्या सीखना है उससे और क्या देखना है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा जो यहाँ पर जो एक अभिप्राय है वो यही है कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि कहीं ना कहीं निराश हो चुके हैं कि हाँ किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं बस अब हमसे नहीं होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। इसके लिए मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल रात 9 बजे फिर से मिलेंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दें कि ये क्लास सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दी जाती है, और इसमें इसी तरह के प्रश्नों को लिया जाता है जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, और ये पूरी एक बुक है और जिसका नाम है हिंदी सम्यक समाधान। उस बुक से ही ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मतलब इसको देखा या अच्छी लगी या कुछ भी तो आप लेना चाहते हैं तो उस बुक को भी आप मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप उसी से पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तो पूरे कोर्स को हम क्योंकि कवर करने वाले हैं, हाँ मेरा जो प्रयास है वो ये है कि पूरे कोर्स को आप तक ऑब्जेक्टिव रूप में एक बार पहुँचा दिया जाए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।